नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, सीरियल नंबर 18। हम इस पर चर्चा करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है, उसमें अलग-अलग देशों से सोर्सेज लिए गए हैं, रेफरेंस लिए गए हैं, उस पर अलग देशों का इन्फ्लुएंस है। वो मेन कंट्रीज की हम स्टडी करेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है क्योंकि ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा, तो एक ऑब्वियसली उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। में पार्लियामेंट के टू चैम्बर्स हैं, टू हाउसेज है, लोअर और अपर, और उसके बाद प्रेसिडेंट है। तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है पूरी दुनिया में, वहां से ही ये आइडिया लिया गया है। कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप मिलती है, इंडिया की सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन से ही प्रभावित है। किसी किसी देश में दो सिटीजनशिप भी होती है, जैसे अमेरिका में उस स्टेट की और यूनियन की। रूल ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट डाइसी ने दी थी, यानी सबसे ऊपर कौन होगा, तो लॉ के अकॉर्डिंग देश पूरी तरह संचालित होगा। ये भारत में भी लिया गया है। सभी के लिए एक समान कोर्ट है, रूल है, और कोई भी रूल का वायलेशन करने पर विधिवत रूप से उसको सजा दी जाती है कोर्ट के थ्रू, उसमें भी उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ये रूल ऑफ लॉ है, यानी व्यक्ति ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। द लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, जो स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, और उसका रोल जो है ये पूरी तरह ब्रिटेन से प्रभावित है। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, जो पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो प्रोसीजर है कार्यवाही चलाने का, वो भी पूरी तरह से ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से बिल ऑफ राइट्स, भारत में मूल अधिकारों पर इसका प्रभाव है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल है, ये वहां से इन्फ्लुएंस है। इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, तो वो भी अमेरिका से इन्फ्लुएंस्ड है। अभी अमेरिका में जैसे चुनाव हुए हैं तो 538 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, उसमें से 270 उसको वोट मिलने चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और उसको जुडिशियल रिव्यू भी है, यानी कोई भी ऐसा कानून या एग्जीक्यूटिव का ऐसा कोई ऑर्डर जो संविधान के अनुसार नहीं है, उसको वायलेट करता है, तो जुडिशरी उसको रद्द कर सकती है। प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट जो होता है तीनों सेनाएं जो है उसका चीफ होता है। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है, अपने कानून किस तरह से बनाएं, अपनी योजनाएं किस तरह से बनाएं ताकि पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो। ये वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है, ये पूरी तरह से आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट, जिस पर संघ सरकार कानून बनाती है, स्टेट की जो लिस्ट है उसको स्टेट कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु तो दोनों अगर बनाते हैं तो संघ का कानून मान्य होता है। प्रीम्बल टर्मिनोलॉजी, जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना या उद्देशिका है, उसकी उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके शब्द जो है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। कनाडा से क्वेसी फेडरल गवर्नमेंट, अर्ध संघात्मक, भारत में पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था नहीं है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, इसको अर्ध संघ भी कह सकते हैं। और इसमें संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई है। अगर इमरजेंसी देश में लागू होती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और भी स्ट्रांग हो जाती है। और साधारण भी जो यूनियन लिस्ट है, उसमें ज्यादा पावर्स जो है संघ सरकार को दी गई है,
स्टेट गवर्नमेंट को कम दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यही बात इसके अंदर जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 3 लिस्ट बनाई है इसके, यूनियन की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों में ही संघ के पास ज्यादा अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास कम है। और समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट है, उस पर भी दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में से कोई टकराव होता है तो संघ का ज्यादा मान्य होता है। इसके अलावा भी रिजिडरी पावर्स जो है, रिजिडरी पावर्स यानी तीनों लिस्ट में भी कोई वो सब्जेक्ट रह गया है तो उस पर भी संघ सरकार कानून बना सकती है। एक तरह से उसका झुकाव जो है संघ की तरफ ज्यादा है। सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन 91 में, अब इसका नाम रूस हो गया है, वो कोलैप्स हो गया था। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, यानी भारत में भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिटीजन के राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, परंतु बदले में सिटीजन स्टेट को क्या देता है, उसकी ड्यूटीज है। अब 11 ड्यूटीज है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, पॉल्यूशन न फैलाना, एक साइंटिफिक अप्रोच रखना। इस तरह की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सोवियत यूनियन से है। ये बाद में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्लानिंग कमीशन, देश में 5-5 साल के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया है जो 5 साल की योजनाएं बनाता है। ये पूरी तरह से सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस्ड है, सोच उसका वही है। साउथ अफ्रीका, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 368, 368 में इसमें अमेंडमेंट करने के तरीके बताए गए हैं। दोनों ही तरीके हैं, रिजिड तरीका भी है और फ्लेक्सिबल भी है। साधारण मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, 2/3 से भी कर सकते हैं। 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक स्टेट्स के विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। तीनों ही तरीके इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। ये पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से प्रभावित है। आज तक यानी 2020 तक 104 संविधान संशोधन भारत के संविधान में किए जा चुके हैं। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंदर किए जा चुके हैं और उसमें और भी किए जा सकते हैं। ये इसलिए रखा गया है ताकि संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार जीवंत रहे, उसको पूरे संविधान को ही बदलने की आवश्यकता न पड़े, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो हमने ये सोर्सेज देखे, इसके इन्फ्लुएंस देखे। थैंक यू।